नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और बात करने वाले हैं 14 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन क्विज के माध्यम से और इसके साथ साथ में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ताकि आने वाले समय तक आपको वो क्वेश्चन आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का लेसन नंबर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस ने किस भारतीय नेता को जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है रूस का वो प्रदान किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, से सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार है वो रूस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रदान किया है, जिनके साथ में मोदी की अच्छी मित्रता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 4 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया था 4 अप्रैल का। उसमें मैंने आपको बताया था जो उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो देश के साथ में संबंधों को मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदान देते हैं। अब देखिए, पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो विदेशी हैं उनमें चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग शामिल हैं, कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव शामिल हैं और अजरबैजान गणराज्य के जो राष्ट्रपति गेदर अलीव है वो भी इसमें शामिल है। पुरस्कार समारोह आमतौर पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित किया जाता है। हाल ही में जो इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के फेडरेशन काउंसिल ऑफ द फेडरेशन असेंबली ऑफ द रशियन फेडरेशन की अध्यक्ष वेलेंटिना मतवियेंके है और उन्हें 28 मार्च 2019 को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, इस पुरस्कार के बारे में जो अलग से जानकारी बनती है वो ये है कि ये जो पुरस्कार है वो रूस के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना की गई थी 1698 ईस्वी में। यीशु की प्रथम प्रचारक और रूस के जो संरक्षक हैं संत एड्रयू, उनके सम्मान में जार पीटर द ग्रेट ने इसकी स्थापना की थी। यह एकल श्रेणी में दिया गया पुरस्कार है और यह केवल सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, तेलुगु कवि है, नाम इनका है के शिवा रेड्डी। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनकी काव्य रचना पक्का की ओती गिलिते के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 का विजेता चुना गया है। ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारतीय भाषा में जो लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के दौरान जो प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है उनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है। इसके अलावा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी सरस्वती सम्मान के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। देखिए, के शिवा रेड्डी, उनके बारे में जो अलग से जानकारी बनती है वो ये है कि इनका जन्म 1943 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर है वहां पर एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और तेलुगु में सबसे प्रसिद्ध आधुनिक कवियों के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य भी लिखा है और काव्यों के 23 संस्करणों की इन्होंने रचना की है। देखिए, सरस्वती सम्मान के पिछले प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिल चुका है। लेखक जो विजय तेंदुलकर हैं उनको सरस्वती सम्मान मिल चुका है। शमसुर रहमान फारूकी को और डॉक्टर इंदिरा पार्थसारथी रामानुजर को भी सरस्वती सम्मान मिल चुका है। तो अभी वर्तमान में 2018 का जो सरस्वती सम्मान है वो के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्कृष्ट पीएसयू के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा और सम्मानित होने की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको IOC के नाम से जाना जाता है, वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 इन्होंने प्राप्त किया है। सोमवार को आयोजित एक शानदार समारोह में पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं उन्होंने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया है। 11 श्रेणियों के तहत घोषित AIMA पुरस्कारों की अध्यक्षता RP संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष जो संजीव गोयनका है उन्होंने की थी और राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए 11 प्रतिष्ठित उद्यमों और व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो इंडियन ऑयल को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल एजेंसी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सुधांशु कुमार।
डिजिटल सुकून के संस्थापक हैं सुधांशु कुमार। उनको जुहू मुंबई स्थित होटल सी प्रिंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल सुकून मुंबई स्थित एक डिजिटल समाधान एजेंसी है जो अपने ग्राहकों को नवीन अभियान और प्रौद्योगिकी उपकरणों का इष्टतम उपयोग करके प्रचार अभियान के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करती है। तो ये सुधांशु कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोर्ब्स के द्वारा भारत में पहला स्थान किस बैंक को मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक को मिला है। फोर्ब्स के विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है उनके एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राहकों के द्वारा एचडीएफसी बैंक की पहचान भारत के शीर्ष बैंक के रूप में की गई है। इस सर्वेक्षण के पहले संस्करण में फोर्ब्स ने 23 देशों में सर्वश्रेष्ठ बैंकों का पता लगाने के लिए विपणन शोध कंपनी स्टेटिस्टा के साथ में साझेदारी की थी। तो एचडीएफसी बैंक को भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है फोर्ब्स की सूची के द्वारा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसने एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया के साथ में साझेदारी की है? सोना खरीदने की सुविधा को मंजूरी दी गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गूगल पे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल पे उपयोगकर्ता है उनको ऐप के माध्यम से सोना खरीदने और बेचने की अनुमति देने के लिए सोना चांदी रिफाइनर एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया के साथ में साझेदारी की है। गूगल ने एक बयान में यह कहा था कि भारत की एकमात्र एलबीएमए प्रणाली जो गोल्ड रिफाइनरी है उसके साथ में इस साझेदारी के माध्यम से गूगल पे के जो उपयोगकर्ता हैं वो 99% 24 कैरेट सोना खरीद सकेंगे। तो गूगल पे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पुनर्बिला दलालों को विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति किस बैंक ने दी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि पुनर्बीमा दलालों को लेन देन के लिए बैंकों के साथ में बिना ब्याज वाले विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी गई है। इससे पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IRDAI के नाम से जाना जाता है उसने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। विदेशी मुद्रा खाता भारत या नेपाल या फिर भूटान की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में खोला गया बैंक खाता होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, CMFRI ने तटीय आर्द्रभूमि को बचाने के लिए किसके साथ में एक समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इसरो। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको CMFRI के नाम से जानते हैं, और इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसने तटीय क्षेत्रों में छोटी जो आर्द्रभूमियों के मानचित्रण है सत्यापन और सुरक्षा के लिए समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य उन्हें तटीय आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से पुनः स्थापित करना है। इस समझौते ज्ञापन के अनुसार दोनों संस्थानों के उद्देश्य आर्द्रभूमि की पहचान, उनका सीमांकन करना और तटीय आजीविका जैसे उपयुक्त आजीविका विकल्प हैं उनके माध्यम से उन्हें पुनर्स्थापित करना है। तो इसरो के साथ में इसे समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो हांगकांग का है। हांगकांग का शेयर बाजार कीमत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अब वह केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। ब्लूमबर्ग के द्वारा जो संकलित आंकड़े हैं उनके अनुसार प्राथमिक सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के अनुसार जापान की 76 ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजी की तुलना में हांगकांग की जो बाजार पूंजी है वो 5.78 ट्रिलियन डॉलर थी। तो इसमें हांगकांग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में 13 अप्रैल का भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रामनवमी मनाई गई है। 13 अप्रैल को आप सभी ने मनाई भी होगी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ में 13 अप्रैल को मनाई गई है। ये जो पर्व है वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि भगवान राम का जीवन लोगों को उन्हें पद चिन्हों पर चलने और विचारों, शब्दों और कर्मों के महानता लाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी है। तो रामनवमी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, हाल ही में फसल का बैसाखी पर्व किस दिन मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल को मनाया गया। फसल का पर्व जो बैसाखी है वो देश के उत्तरी भाग में पारंपरिक उत्साह के साथ में मनाया गया है। बैसाखी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़े ही धूमधाम के साथ में
मनाया जाता है। लोग मेले में जाने से पहले पवित्र सरोवर, नहरों और जो नदियां हैं उसमें डुबकी लगाते हैं और इस दिन पारंपरिक लोक नृत्य किए जाते हैं, जिनकी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैसाखी वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की याद दिलाता है। तो 13 अप्रैल को ये मनाया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर नजमा अख्तर। नजमा अख्तर आपको जो दे रखा है ऑप्शन थर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नियुक्त किया गया है, जो कि ये पदभार संभालने वाली पहली महिला है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और दिल्ली में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। शैक्षणिक नेतृत्व में उनके पास में 4 दशक की अकादमिक विद्वता है और वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको AMU के नाम से जाना जाता है, उसे स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से PhD यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है वो पूरी की है। उन्होंने AMU में संकाय और परीक्षा नियंत्रक और प्रवेश और निदेशक अकादमिक कार्यक्रमों के पद संभाले हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की संस्थापक निदेशक थी, जो देश के लिए शैक्षणिक प्रशासकों को विकसित करने हेतु स्थापित किया गया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में नजमा अख्तर को नियुक्त किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रक्षा वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गार्गी कौल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरकार ने नौकरशाह फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह गार्गी कौल को रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वह भारतीय अंकेक्षण और लेखा सेवा की 1984 बैच के अधिकारी हैं और वह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार यानी कि जो रक्षा सेवा है उसके ऊपर कार्यरत हैं। तो गार्गी कौल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहली बार किस ब्लैक होल की तस्वीर ली गई? ये क्वेश्चन अभी हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए आने वाले एग्जाम ये क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा पोवे ही। यहाँ पर ये पोवे ही है, पोवे ही इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है, जिसे हवाई के प्रोफेसर लेरी किमुहा ने पोवेही नाम दिया है। उन्हें परियोजना में शामिल खगोलविदों के द्वारा यह कार्य सौंपा गया था। पोवेही नाम, जिसका अर्थ है असीम रचना का अलंकृत काला स्रोत। खगोलविद और जो प्रसिद्ध हवाई भाषा है उसके प्रोफेसर लेरी किमुरा के बीच में विचार विमर्श के बाद में यह नाम रखा गया है। तो पोवेही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अपन अच्छे शहरों की बात करते हैं, तो आज अपन बात करेंगे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भारत का ही एक शहर है, और वो कौन सा है? कानपुर है। कानपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2014 से लेकर 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इस सूची में पहले स्थान के ऊपर ये रहा है। अच्छे कार्यों में अपन रहे या ना रहे, लेकिन प्रदूषित शहरों के मामले में अपन टॉप पर है। बड़े सोचने वाली बात है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 शहरों की 15 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसकी एक सूची जारी की है, जिसमें हरियाणा का जो फरीदाबाद है उसको दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को तीसरा स्थान दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारी मात्रा में निर्माण कार्य के कारण एलर्जी और सांस की समस्या से पीड़ित जो लोग हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जो आप दिल्ली देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट में, वो इस सूची में 6ठे स्थान के ऊपर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे प्रदूषित जो शहर है उसमें 15 शहरों की जो सूची जारी की गई है उसमें 14 शहर में से 4 शहर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश भारत के हैं। बिहार का गया और पटना इस सूची में चौथे और 5वें स्थान पर हैं, जबकि दिल्ली 6ठे स्थान पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो इसमें 7वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब पूरे टॉप है ना, टॉप पर अपन ही है। दुनिया में सबसे जो प्रदूषित शहर है उसमें टॉप पर भारत के ही सारे शहर हैं। तो इसमें कानपुर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 14 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने सभी के बारे में अपन ने बात की और डिटेल के माध्यम से बात की है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।